Hello everyone, welcome to the third class of Science and Technology lecture for JKS Prelims. And as we have seen, हमने applications of biotechnology in agriculture discuss कर लिया, जिसमें हमने last में study किया था the various crops like BT cotton, the Dhara mustard hybrid and the BT brinjal. So now we'll further आगे समझेंगे the applications of biotechnology in agriculture with the method called as the RNA interference. अब RNA interference में क्या होता है कि आप इमेजिन करो कि देयर इज़ अ टाइनी वर्म दैट लिव्स इन द सॉइल एंड उसका नाम है, जो हम इस केस में पढ़ेंगे, मेलिडोगाइन इनकॉग्निटा, राइट। अब ये क्या करता है कि ये जो प्लांट की रूट्स होती है ना, ये जो वर्म है ये उसे अटैक करता है एंड वंस इट एंटर्स द रूट्स ऑफ दोज प्लांट्स, तो उसकी जो रूट्स हैं वो स्वोलन हो जाती हैं एंड जिसकी वजह से सॉइल से उसका न्यूट्रिएंट्स और वाटर फ्लो जो होता है वो ब्लॉक होने लग जाता है और जिसकी वजह से इनमें प्लांट वीक बन के फाइनली इट विल डाई। सो अब साइंटिस्ट ने सोचा कि हम कुछ ऐसा इनोवेशन करते हैं जिससे प्लांट शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ, राइट, रादर दैन हम कोई पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड बाहर से स्प्रे करें, कि प्लांट के अंदर ही इंटरनल कोई मैकेनिज्म हो जिससे वो प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम दिस वर्म। तो उन्होंने क्या किया, उसका इन सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन था द आरएनए इंटरफेरेंस मेथड। अब आरएनए इंटरफेरेंस जो होता है इट इज़ लाइक जो हम वीडियोस में या टीवी के रिमोट में देयर इज़ अ म्यूट बटन ना, जिससे आवाज़ आना बंद हो जाती है, तो ये भी जो है किस्म का म्यूट बटन ही है। इसमें क्या होगा कि इट विल स्टॉप द जीन फ्रॉम गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू मेक द प्रोटीन। तो अगर हमने उस वर्म में जो प्रोटीन बनाने वाली जीन को ही साइलेंस कर दिया तो उस वर्म का सर्वाइव करना एंड फर्दर रिप्रोड्यूस करना इट बिकम्स डिफिकल्ट एंड इट विल इवेंचुअली डाई। सो अभी हम इसको रीड करते हैं। सो इट इज़ अ जीन साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी that uses small double-stranded RNA molecules to turn off certain specific genes. It is used to improve the crop traits and provide resistance against the pests, diseases, and environmental stress. The main idea here is to silence the mRNA of the pathogen so that it cannot express its proteins, and जब वो proteins ही नहीं बनेंगे तो it will eventually die. So this method involves the silencing of specific mRNA by making a complementary double-stranded RNA molecule that will bind to it and it will prevent the translation of mRNA. Translation कौन सा process था अगर याद होगा तो mRNA से proteins जो बनते हैं, और डीएनए से आरएनए वाला कौन सा था, वो था आपका ट्रांसक्रिप्शन, राइट। तो ये जो है ये आरएनए इंटरफेरेंस ट्रांसलेशन प्रोसेस को हॉल्ट करता है, राइट। A nematode Melodignain incognita, it infects the roots of the tobacco plants and it causes a great reduction in its yield. To prevent this infestation, the process of RNA interference was used. नाउ आएगा अब इसका प्रोसीजर क्या। ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि हो क्या रहा है, साइलेंस कर दिया जीन को, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना दिया जो ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करेगा। बट स्टेप बाय स्टेप थोड़ा समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो साइंटिस्ट ने जो इम्पॉर्टेंट जीन्स होते हैं इन दिस पर्टिकुलर वर्म वो उन्होंने आइडेंटिफाई की, मतलब जो एसेंशियल होते हैं फॉर इट्स सर्वाइवल, राइट। जब वो हो गई तो अब वो क्या करेंगे, कॉपी बनाएंगे ऑफ दिस जीन्स इन सच अ वे दैट इसका डबल स्टैंडर्ड आरएनए इनसाइड द प्लांट पहले ही बन जाए, ठीक है। तो जब उन्होंने वो प्लांट के अंदर एग्रोबैक्टीरियम के साथ इसको ट्रांसफ़र किया, राइट, इस डीएनए को जो बना है, अब क्या होगा कि प्लांट के अंदर अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए अब बन जाएंगे जो मैच करेगा जो हमने डीएनए डाला है उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स बना के। सो अब जब भी वो नेमाटोड जो है वो बाइट या फीड करेगा ऑन द प्लांट रूट, तो वो इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो बन गया है वो उसे भी स्वॉलो कर लेगा। अब उससे क्या होगा, वही आगे कि उसकी वो जीन प्रोटीन मेकिंग वाली साइलेंस हो जाएगी एंड इट विल इवेंचुअली डाई। साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड द जीन्स इन द नेमाटोड that are essential for its survival. They made a DNA construct carrying nematode specific sequences. और इन्होंने इस डीएनए को एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर से प्लांट सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इनसाइड द प्लांट दिस डीएनए प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ आरएनए, एक होता है सेंस एंड एक होता है एंटी सेंस। जो सेंस आरएनए होगा उसका सेम सीक्वेंस होगा एज द नेमाटोड एमआरएनए, बट जो एंटी सेंस आरएनए होगा इट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू इट। दीज टू आरएनएज फिर ज्वाइन करते हैं टुगेदर
टू फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड RNA, और ये जो होता है वो ट्रिगर करेगा RNA इंटरफेरेंस इन द नेमाटोड. When the nematode feeds on the plant roots, it also ingests this double-stranded RNA. So inside the nematode, this double-stranded RNA causes the silencing of its own mRNA. As a result, the nematode could not produce vital proteins and it died or failed to reproduce. तो ये कितना अच्छा प्रोसीजर है कि प्लांट के अंदर ही ऐसा मैकेनिज्म डाल दिया, सो जब भी फर्दर इन्फेक्शन होगी इट विल बी एबल टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ. राइट, ये डायग्राम है, जैसे ये जो डायग्राम है ये है जब इन्फेक्ट हुआ था, कितनी स्वोलन सी रूट्स हैं जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट एंड वाटर अपटेक इट बिकेम डिफ़िकल्ट. ये है आफ्टर द RNA इंटरफेरेंस, प्रॉपर रूट्स हो गई हैं एंड सब सही है. अब आएगा कि ये तो हमने पढ़ा कि फ़ायदे हैं, बट लेकिन हर चीज़ का देयर आर लाइक टू साइड्स ऑफ एवरीथिंग, राइट. सो अब चैलेंजेस क्या हैं GM क्रॉप्स के. पहला तो आएगा ये इतना मतलब ये थोड़ा मेंस ओरिएंटेड पार्ट है, प्रीलिम्स में ये देयर आर वेरी लेस चांसेस कि वो पूछेंगे, बट स्टिल हम इसे रीड कर लेते हैं और इसमें समझने वाला भी इतना कुछ नहीं है. तो अब चैलेंजेस क्या हैं. पहला आएगा बायोसेफ्टी इश्यूज एंड जेनेटिक पोल्यूशन, कि दे में GM क्रॉप्स जो होते हैं दे में क्रॉस पॉलिनेट विद द वाइल्ड रिलेटिव्स या फिर ट्रेडिशनल वेराइटीज़ जिसमें और मतलब मॉडिफाइड जीन्स नहीं है, जिसकी वजह से जीन फ्लो हो जाएगा. दिस में लीड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एलिमिनेशन ऑफ वाइल्ड स्पीशीज़ और द क्रिएशन ऑफ सुपर वीड्स रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड्स. अब इससे क्या होगा कि जो प्योरिटी ऑफ द नेटिव क्रॉप्स है और बायोडाइवर्सिटी है वो थ्रेटन हो जाएगी, राइट, जब इन दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन होगी. अब नेक्स्ट इज़ द ह्यूमन हेल्थ कंसर्न्स, कि हमें देखना है कि जो GM क्रॉप्स हैं ये हमारे कंजम्पशन के लिए सही हैं कि नहीं है, राइट. अभी तक जैसे इंडिया में ओनली BT कॉटन हैज़ बीन यूज्ड, हमने BT ब्रिंजल या टोमेटो कोई भी अभी तक ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वी हैव नॉट अभी उसको शुरू किया, क्योंकि हमें उसके फर्दर टेस्ट करने की कोई एलर्जीज़ या टॉक्सिसिटी या कुछ भी ह्यूमन हेल्थ पे ना ख़राब रहे, राइट, इम्पैक्ट. देन आर द लीगल एंड द पेटेंट इश्यूज़. अब जो GM सीड्स हैं दे आर पेटेंटेड बाय मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस, तो फार्मर्स को हाई रॉयल्टी फ़ीस देनी पड़ती है और द टेक्नोलॉजी चार्जेस टू यूज़ दीज सीड्स. जैसे BT कॉटन है, उनका डिस्प्यूट BT कॉटन टेक्नोलॉजी का डिस्प्यूट रहता है बिटवीन द इंडियन कंपनीज एंड द मॉन्सेंटो जिन्होंने ये डेवलप किया था, ओवर लाइसेंसिंग फीस. देन नेक्स्ट इज़ द टर्मिनेटर जीन टेक्नोलॉजी. अब टर्मिनेटर जीन क्या होता है कि व्हेनेवर जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाते हैं, सो वो सिर्फ फर्स्ट जनरेशन तक लिमिटेड रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो फर्दर आगे चलता रहेगा. तो जिसकी वजह से फार्मर्स को ये सीड्स जो होते हैं वो बार बार ख़रीदने पड़ेंगे ईच ईयर, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स फाइनेंशियल बर्डन तो होगा ही जब वो हर साल इसी में अपना ख़रीदते रहेंगे, राइट. नेक्स्ट इज़ द जेनेटिक डिवाइड. जेनेटिक डिवाइड भी इट इज़ रिलेटेड टू द जो इकोनॉमिक डिवाइड ही, कि लार्जर फार्मर्स जो होंगे उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि उनके लिए इजीली एक्सेसिबल होगा इस सीड्स को एक्वायर करना, प्लस अफोर्डेबल भी होगा. एंड स्मॉल फार्मर्स ऑन द अदर हैंड वो स्ट्रगल करेंगे टू बाय द हाई कॉस्ट ऑफ सीड्स एंड इनपुट्स. देन नेक्स्ट इज़ द एनवायरमेंटल कंसर्न्स. अगर हम ओवर यूज़ करेंगे सिंगल टाइप ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का, तो इट माइट लीड टू पेस्ट रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से पेस्ट फर्दर म्यूटेशन करके दे विल इवॉल्व एंड दे विल बिकम इम्यून. एंड लास्ट इज़ द एथिकल एंड द कल्चरल कंसर्न, कि पब्लिक परसेप्शन ऑफन लिंक्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स टू अननेचुरल जेनेटिक टैम्परिंग. उन्हें लगता है कि मतलब ये एक नेचर के साथ एक छेड़खानी है एंड नॉर्मल थिंग्स शुड रिमेन नॉर्मल. अब आएगा आपका रेगुलेशन कैसे होती है ऑफ GM क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इन इंडिया. सो इसको हम 3 बेसिकली टायर स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं. एक होता है फॉर द रेगुलेशन एंड अप्रूवल, एक होता है फॉर द एडवाइस एंड द नेक्स्ट इज़ द मॉनिटरिंग. अब हो गया, अब सबसे पहले हम देखेंगे फॉर द रेगुलेशन एंड अप्रूवल. तो इसमें द फर्स्ट इज़ द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी. ये अप्रूव करती है द लार्ज स्केल यूज़ एंड द रिलीज ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, राइट. दूसरा आ जाएगा आपका रिव्यू कमिटी ऑन द जेनेटिक मैनिपुलेशन. ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर वर्क करती है एंड ये देखती है कि जो भी हम रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो सेफली हो जाए, राइट.
फिर लास्ट आएगा इट्स रेगुलेशन एंड अप्रूवल में, ये है आपका इंस्टीट्यूशनल एंड बायो सेफ्टी कमिटी। ये होता है इट इंश्योर्स द बायो सेफ्टी एट इंस्टीट्यूशनल लेवल्स। ठीक है, मतलब हर इंस्टीट्यूशन के अंदर ये ये ग्रास रूट लेवल टाइप पे काम कर रहे हैं, हर इंस्टीट्यूशन पे बायो सेफ्टी इट विल इंश्योर। ये थी आपकी रेगुलेटरी एंड अप्रूवल की कमिटीज़, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल, इंस्टीट्यूशनल बायो सेफ्टी कमिटी एंड रिव्यू कमिटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन। नेक्स्ट इज़ योर एडवाइजरी कमिटी। एडवाइजरी कमिटीज़ में एक ही है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमिटी। ये रिकमेंड करता है द पॉलिसीज़ एंड द सेफ्टी रेगुलेशंस, ये सिर्फ एडवाइस देगा। एंड द नेक्स्ट इज़ द मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में दो आते हैं, स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी। तो ये इंस्पेक्ट करेगा एंड इन्फोर्स रेगुलेशंस एट द स्टेट लेवल, जैसे नाम से बहुत एविडेंट लग रहा है। एंड जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है वो क्या करेगा एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, राइट, ओवरसीज द लोकल genetically modified organism use and safety compliance. Now we discuss the regulation of the genetically modified organisms in India. Now we'll move on to the gene bank. It was in news recently. तो जो हमारा यूनियन बजट था 25-26 का, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेकेंड नेशनल जीन बैंक इन इंडिया. This will be the second national gene bank. The first one was established in the year 1996, right? And this one, the second national gene bank, it aims to store over 10 lakh germplasm to strengthen food and nutritional security. It will complement the first national gene bank and expand the genetic conservation capacity. The earlier one that was established in 1996, उसमें around 4 lakh around 5 lakh जो थे germplasm they were preserved, right? एंड इसमें डबल किया उन्होंने अराउंड 10 लाख. अब इससे फ़ायदा क्या होता है, तो अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इट विल बी लाइक अ लाइब्रेरी, जहाँ पे जैसे लाइब्रेरी में डिफरेंट वी हैव डिफरेंट बुक्स फॉर डिफरेंट सेक्शंस, राइट. बट लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें जेनेटिक मटेरियल होगा और डिफरेंट प्लांट वेराइटीज़ फॉर फ्यूचर यूज़. तो इससे होगा कि हमारा कि हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं. एंड इफ़ अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी प्लांट के एक्सटिंक्शन में, तो वी कैन लाइक वर्क ऑन इट्स, उसका जर्मप्लाज्म लेके हम उसको फर्दर आगे वी कैन लाइक सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन एंड यूज़ इट फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए भी, राइट. सो इट इज़ द लार्जेस्ट कंजर्वेशन फैसिलिटी इन इंडिया, एक्सपैंडिंग द जर्मप्लाज्म capacity beyond the existing 0.47 million accessions in the first gene bank, जो around 5 lakh मैंने बोला था. It ensures germplasm accessibility for future generations, preventing genetic erosion due to habitat loss or overexploitation. It protects India's agricultural heritage by preserving native, traditional and rare plant varieties. Now the next topic is biotechnological applications in medicine. तो अभी तक हमने देखा था कि एग्रीकल्चर में कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है. तो इसमें हमने देखा बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, देन धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, देन वी इवन रेड द आरएनए इंटरफेरेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस, राइट. यील्ड बढ़ाने के लिए धारा मस्टर्ड था, पेस्ट के लिए वी हैड बीटी ब्रिंजल एंड बीटी कॉटन. सो अब नाउ वील मूव इन मेडिसिन की ह्यूमन हेल्थ में हाउ कैन वी यूज़ बायोटेक्नोलॉजी. तो इसके लिए सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. अब जिनको भी डायबिटीज़ होता है उनको इंसुलिन जो होता है दे नीड लाइक इंसुलिन, राइट. बट लेकिन हमारी बॉडी में हम इंसुलिन ओरली नहीं उन्हें दे सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ प्रोटीन एंड वो स्टमक में जाते ही इंजाइम्स उसे रिएक्ट कर जाएगा एंड इट वोंट बी लाइक अफेक्टिव. तो हमें इंसुलिन उनको बाहर से देना पड़ता है. तो अब वो हम इंसुलिन जो है कैसे देंगे. अर्लियर वी यूज टू टेक इंसुलिन फ्रॉम अदर एनिमल्स, राइट. तो उनको बाय किलिंग देम. सो दिस लेड टू अनवांटेड इम्यून रिस्पॉन्सेज एज एनिमल इंसुलिन इजंट एग्जैक्टली लाइक द ह्यूमन इंसुलिन. एंड अपार्ट फ्रॉम द इम्यून रिस्पॉन्सेज इट इज़ ऑल्सो लाइक नॉट इन फेवर ऑफ दोज एनिमल्स कि उनको हम मार के उनका इंसुलिन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उनसे, राइट. सो इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ बैक्टीरिया टू इंड्यूस ह्यूमन टू प्रोड्यूस इंसुलिन वो बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ में हुआ था. सो फर्स्टली टू अंडरस्टैंड दिस हमें इंसुलिन का स्ट्रक्चर थोड़ा समझना पड़ेगा.
राइट। इंसुलिन जो होता है वो हमारी बॉडी में अर्लियर जो स्टेजेस में इट इज़ अवेलेबल एज प्रो इंसुलिन, राइट। अब प्रो इंसुलिन का क्या होता है? प्रो इंसुलिन हैज़ 3 चेन्स, इट हैज़ 3 चेन्स, राइट। एक होती है आपकी ए चेन, देन यू हैव द बी चेन एंड द थर्ड इज़ योर सी चेन। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें, this one blue one is your A chain. I write it also like this. This B chain जो है ये है आपका ग्रीन वाली, राइट। और जो आपका ग्रे वाला पार्ट है, वी डोंट हैव ग्रे है तो मैं ब्लैक के साथ जाऊंगी। सी चेन, ठीक है, ये ग्रे वाला जो है। अब ये 3 चेन में हो गया प्रो इंसुलिन, बट लेकिन हमें इंसुलिन इसके पहले बनाना होता है। तो इंसुलिन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पैनक्रियाटिक सेल्स का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बीटा सेल्स का, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स का, जहाँ से इंसुलिन मैन्युफैक्चर होता है, उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि ये जो प्रो इंसुलिन होता है इट स्टार्ट्स फोल्डिंग, एंड जो ये ए चेन है आपकी और बी चेन, इनके अंदर क्या बनने लग जाता है, ये आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड, राइट। ये जो बन रहा है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने लग जाता है। एंड उसके बाद क्या होता है, व्हेन दे आर जॉइंड बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड ए एंड बी, तो जो बी वाला है सी चेन है आपकी, वो क्या कर जाती है, इट इज़ जस्ट कट ऑफ, राइट। ये ए और बी चेन वाला आपका बन गया इंसुलिन, एंड द सी वाला जो हो गया चेन वो आपकी फ्री हो गई। सो ये जो ए एंड बी पेप्टाइड चेन वाला है एग्जेम्प्टिंग द सी पेप्टाइड, ये आपका बन गया इंसुलिन। तो ये हमारा प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बन गया। अब हम देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे हेल्पफुल थी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो क्या ये किया इसमें कि 2 सेपरेट प्लाज्मिड्स लिए, राइट, एंड इसमें ये दोनों चेन्स इनकोड कर दी, राइट, चेन ए एंड चेन बी। इसमें द कलर्स आर रेड एंड ग्रीन, राइट। एंड इसको हमने इनकोड किया था यूजिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन। एंड ये क्यों किया था, क्योंकि ये मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज का रोल इतना ही था कि आइडेंटिफिकेशन और एक्सप्रेशन इनसाइड द बैक्टीरिया के लिए हेल्पफुल रहता है, राइट। फिर उसके बाद हमने इसको जाके इंसर्ट कर दिया इन ई कोलाई, राइट। ई कोलाई में जब हम इसको इंसर्ट कर दिया, ये एक जो होगा ये ए चेन मैन्युफैक्चर करेगा और ये वाला बी चेन मैन्युफैक्चर करेगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जब ये मैन्युफैक्चर हो गया फिर हम इसको बाहर एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड प्योरीफाई करेंगे सेपरेटली आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल्स, और फिर वापस इसको डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ जो हमने देखा था जॉइन कर देंगे ए एंड बी चेन को, तो फॉर्मिंग द ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, ये इंसुलिन जो होता है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। एंड देयर वाज अ कंपनी एले लिली, उन्होंने सबसे पहले ये इंसुलिन बनाया था, एंड दे नेम्ड इट है ह्यूमोलिन, the first human insulin that was made by bacteria. So now let's move on towards the second application of biotechnology in medicine, and that is your gene therapy. अब जीन थेरेपी में क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है कि हमें जीन का कुछ मतलब थेरेपी करना है, राइट। सो इफ़ समबडी हैज़ सम डिफेक्टिव जीन या कोई जीन एब्सेंट है तो उसको हम ऑल्टर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ जीन थेरेपी। इट इज़ अ टेक्निक दैट यूजेस जीन्स टू ट्रीट और प्रिवेंट डिजीजेस. It involves inserting, removing, or even altering genetic material inside a person's cell. Many diseases are caused by defective or missing genes, जैसे adenosine deaminase deficiency, cystic fibrosis, सिकल सेल एनीमिया एंड एट्सेट्रा. तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी फॉल्टी जीन होगी पर्सन की उसे हम करेक्ट करके रिमूव करके हम उसे करेक्ट मतलब वील ट्राई टू मतलब मेक दैट पर्सन डिजीज़ फ्री. अब वेरियस टेक्निक्स होती हैं ऑफ जीनोम एडिटिंग. अब देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन जीन एंड जीनोम. जीनोम जो होता है ये होता है आपका फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए, राइट. जीन तो हो गया उसका एक पर्टिकुलर पार्ट, राइट. बट लेकिन जो फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए है इन एन इंडिविजुअल उसको हम बोलेंगे जीनोम. कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बस यही है. तो द फर्स्ट टेक्निक जो है उसका नाम है CRISPR-Cas9,
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मतलब पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो अब क्रिस्पर Cas9 की पहले तो हम देखेंगे कि व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। सो इट स्टैंड्स फॉर क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो बहुत सिंपल है, समझ आ रहा है। क्लस्टर्ड मतलब एक साथ, रेगुलरली इंटरस्पेस्ड मतलब प्रॉपर स्पेसेस के बाद रेगुलरली ये क्लस्टर्स हमें दिखेंगे। शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, शॉर्ट छोटे पैलिंड्रोमिक हमने सीक्वेंस पढ़ा है जो सेम रीड करते हैं फ्रॉम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, उसका रिपीट हो रहा है। एंड व्हाट इज़ Cas9? इट इज़ क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9, राइट। तो ये जो होते हैं ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है that allows scientists to cut, remove or replace the specific sections of DNA with high precision, right। तो हम CRISPR Cas9 से we can like cut, remove और replace the जो भी हमें DNA जीन जो है वो नहीं चाहिए उसको हम उसे कट करके we can like edit it and it को इसे हम molecular scissors of biotechnology भी कहते हैं। अब जो हमारा Cas प्रोटीन है जो हमने पढ़ा अभी, क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन, ये इसके अंदर वी हैव 2 enzymes, राइट। फर्स्ट वन इज हेलिकेज एंड द सेकेंड वन इज न्यूक्लियसेस। तो इसमें भी जैसे नाम से एविडेंट लग रहा होगा, तो हेलिकेज का काम क्या होता है, डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको अनवाइंड करना। जो ऐसे पैटर्न में होता है उसको हम 2 स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो हेलिकेज का रोल क्या है, हेलिकेज का रोल है टू अनवाइंड डीएनए। एंड न्यूक्लियस का रोल क्या होता है, इफ़ यू रिमेंबर हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ा था, तो उसका क्या काम था, कट करना। तो इसका भी वही काम है, टू कट द डीएनए एट जो भी स्पेसिफिक पोजीशन होगी, राइट। तो ये हो गया क्रिस्पर Cas9 का बेसिक मीनिंग। अब हम देखेंगे कि ये फंक्शन कैसे करता है नॉर्मली। ये जो है ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्रिस्पर Cas9 यूज़ करते हैं टू रिकग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय द डीएनए फ्रॉम इन्वेडिंग वायरसेस। तो पहले मैं समझा देती हूँ कि क्या होता है। जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है वायरस, जो वायरस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, इट इज़ नोन एज बैक्टीरियोफेजेस, राइट। तो अब क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियोफेजेस से ही प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है बैक्टीरिया का। ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो डिफेंड करता है बैक्टीरिया को अगेंस्ट सच वायरसेस, राइट। अब क्या होता है कि एज सून एज ये वायरल डीएनए जब आएगा इट विल एंटर द बैक्टीरिया। सो अब क्रिस्पर Cas9 क्या करेगा कि इट विल मेक अ आरएनए जो सिमिलर होगा इसके आरएनए से, राइट। और हम इस आरएनए को कहते हैं गाइड आरएनए। अब ये गाइड आरएनए क्या करता है, ये जाके इनगल्फ कर लेगा जो वायरस का डीएनए है उसे, राइट। ये वायरस के डीएनए को जाके इनगल्फ कर लेगा। फिर उसके बाद आती है अपना Cas9। Cas9 का क्या था, एक हेलिकेज एक न्यूक्लियस। तो वो हेलिकेज पहले उसको अनवाइंड करेगा और फिर जाके वो क्या कर देगा, इट विल अनवाइंड एंड कट द डीएनए, राइट। एंड जब हो गया तो ये जो वायरल डीएनए है इट विल नॉट बी एबल टू इंटीग्रेट, देन वायरल डीएनए विल not be able to integrate inside the bacterial cell। वायरस जो होता है वो खुद से अपने जीन्स एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो इट ऑलवेज नीड सम कैरियर या होस्ट जिसके अंदर वो रह के मल्टीप्लाई करे। तो बैक्टीरिया को इट वॉज यूजिंग एज व्हीकल। तो जब इसके क्रिस्पर Cas9 जो नेचुरल मैकेनिज्म है वो काम करेगा, तो जब वो कट हो गया तो देन द वायरल डीएनए इट विल नॉट बी एबल टू इंटीग्रेट इनसाइड द ये जो भी है बैक्टीरियल जीन, बैक्टीरियल डीएनए, राइट।
सो इससे क्या होगा, ये उन केसेस में होगा जब इन्फेक्शन पहले हो चुकी है, वो तभी रिकॉग्नाइज करेगा ना उस वायरल डीएनए को। ऐसा तो है नहीं वो पहली बार आया और वो समझ गया। इफ़ उसको पहले भी वो इन्फेक्शन हो चुकी है तो वो पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हाँ ये तो ये एक किस्म का हमारा इम्यून रिस्पॉन्स हो गया, राइट। तो अब हम इधर से भी पढ़ लेते हैं। व्हेन अ वायरस अटैक्स बैक्टीरिया, the bacteria stores the pieces of the viral DNA in their genome in special regions called as the CRISPR arrays. When the same virus attacks again, then the bacteria produces a guide RNA from the stored sequence. The Cas9 enzyme, guided by that RNA, cuts the viral DNA and destroys it. This acts like an immune memory. अब ये तो हुआ बैक्टीरिया में। अब हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था, उन्होंने इस सिस्टम को ह्यूमंस में लाया। अभी तक हम जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे उसमें वी हैड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता था, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो स्पेसिफिक 6 बेस पेयर्स का सीक्वेंस जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहा था, राइट। इट वाज रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक 6 बेस पेयर्स का सीक्वेंस। तो उससे वो जो कट था वो मतलब मल्टीपल साइट्स पे कट हो रहे थे, इवन इफ इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। पर लेकिन ये जो क्रिस्पर Cas9 है ये बहुत प्रिसीजन वाला हो जाएगा कि जो रिक्वायर्ड हमारा और मतलब फॉल्टी जीन है उधर ही कट होगा, रिक्वायर्ड जो साइट है उधर ही कट होगा, रादर देन मल्टीपल कट्स की वजह से। इधर मल्टीपल कट्स थे, इसमें जो स्पेसिफिक पोजीशन होगी उधर ही कट होगा। तो ये थोड़ा उसका एडवांस्ड वर्जन हो गया। तो ये साइंटिस्ट ने मतलब ह्यूमन बींग्स में इसका यूज़ किया था। एंड सो इसमें साइंटिस्ट ने क्या किया, दे क्रिएटेड अ शॉर्ट आरएनए दैट वाज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए रीजन दे वांट टू एडिट। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, राइट। तो उन्होंने क्या किया, दिस आरएनए गाइड्स Cas9 टू द एग्जैक्ट स्पॉट इन द जीनोम। अब जब वहाँ पे Cas9 होगा, इट विल बाइंड टू द गाइड आरएनए, टुगेदर दे विल स्कैन द डीएनए अंटिल दे विल फाइंड द मैचिंग सीक्वेंस जो उनको एडिट करना है। So then the Cas9 will make a double-stranded break in that DNA. Once the DNA is cut, फिर cell's natural repair mechanism tries to fix it. Natural नहीं होगा, repair mechanism it tries to fix it either by 3 इसके mechanisms होते हैं। या तो जो DNA है वो खुद ही सिंपली एक्सटेंशन के थ्रू वो ज्वाइन कर लेगा उसके जो कट पीसेज हैं, राइट। या तो फिर हम कोई स्मॉल रिपेयर टेम्पलेट सप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर कट वाले सीक्वेंस में, या फिर हम कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करेंगे जो उस गैप को फिल करेगी। अब इसके यूजेस का क्या क्या होते हैं क्रिस्पर Cas9 के ना, क्यों ये इतना रेवोल्यूशनरी है और इसको इवन नोबेल प्राइज़ मिला है। तो एक तो जो हम पढ़ रहे हैं जीन थेरेपी में, इट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी डिफेक्टिव जीन होगी जो हमने पढ़ी, सिकल सेल एनीमिया, एडिनोसिन D- डिफिशिएंसी, उसमें वी कैन लाइक यूज़ क्रिस्पर Cas9 और फॉल्टी जीन अगर हम रिमूव करेंगे तो पर्सन विल बिकम डिजीज़ फ्री। उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के क्रिएशन के लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा डिज़ाइनर बेबीज़ बनाने के लिए इफ़ वी नीड की कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए बेबीज़ में, जैसे टॉल हाइट और पर्टिकुलर कलर ऑफ द आइज़, तो वो वाली जीन हम रख सकते हैं। बट ये थोड़ा इलीगल होता है, सारे ही हैं, वो हम उसमें देखेंगे डिसएडवांटेजेस में, राइट। इसके लिए वैसे डिज़ाइनर बेबीज़ के लिए चाइना में साइंटिस्ट वाज इवन जेल्ड फॉर सच यूसेज ऑफ क्रिस्पर Cas9, राइट। अब इश्यूज़ क्या होते हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ म्यूटेशंस होते हैं, राइट। उसके बाद एथिकल इश्यूज़ तो हैं ही हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ म्यूटेशन है। एथिकल इश्यूज़ जो मैंने बोला कि इट्स लाइक मतलब नेचर के साथ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, राइट, कि जो है वही होना चाहिए। अगर तो डिज़ीज़ करेक्ट करने के लिए तो इट्स लाइक अ नाइस थिंग, बट लेकिन जैसे कोई ट्रेड चाहिए, टॉल हाइट है, वो सब ठीक है। इम्पैक्ट होगा ऑन ह्यूमन वेरिएशन। उसके बाद सेफ्टी एंड ऑफ टारगेट इफ़ेक्ट्स, इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड जस्टिस एंड इक्विटी। इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो गया कि वी हैव टू लाइक हैव अ प्रॉपर कंसेंट जिसके ऊपर हम ये परफॉर्म कर रहे हैं। और उसके अलावा जस्टिस एंड इक्विटी हो गया कि द पर्सन जो रिचर हैं दे वुड बी एबल टू अफोर्ड इट एंड बाकियों नहीं होगा, तो इट विल क्रिएट सर्टन डिवाइड अमंग्स द पीपल कि वो ये करें कि नहीं करें, राइट।
So now we'll move towards other genome editing techniques after reading the CRISPR-Cas9. The next one is the zinc finger nucleases. अब zinc finger nucleases क्या होते हैं? ये भी molecular scissors ही होते हैं जो effective होते हैं, but they are very hard to make for every new gene. अब क्या होता है जिंक फिंगर न्यूक्लियसेस में कि जो जिंक फिंगर न्यूक्लियसेस होते हैं दे रिकॉग्नाइज 3 डीएनए बेसिस एंड फिर उसके बाद जो जिंक फिंगर प्रोटीन्स होते हैं दे विल लिंक टुगेदर एंड देन दे विल बाइंड टू दैट स्पेसिफिक जो डीएनए सीक्वेंस होगा जिसको इन्होंने रिकॉग्नाइज करना है. फिर जब ये जिंक फिंगर प्रोटीन्स बाइंड हो जाएंगे उस स्पेसिफिक डीएनए से जिनका इनको कमांड मिला है, उसके बाद क्या होगा कि एक फोक-1 न्यूक्लियस एंजाइम होती है, आई माइट हैव रिटन इट, या फोक-1 न्यूक्लियस एंजाइम, वो आके बाइंड कर जाएगी टू दैट बाइंड तो ऑलरेडी हो गया, वो न्यूक्लियस एंजाइम है एंड न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है कट करना, तो वो वहाँ पे वो प्रोटीन में कट कर देगी. तो अगर हम समझें तो ऐसे होगा, जैसे सपोज ये एक डीएनए स्ट्रैंड है एंड ये उसका ऑपोजिट वाला, ये आ गया आपके जिंक फिंगर प्रोटीन्स, ये रिकग्नाइज कर देंगे ये 3 जो भी इनको मिला है, जैसे सपोज ये वाले का करना है राइट, ये हो गया. अब उसके बाद जब ये रिकग्नाइज कर देंगे फिर आएगी आपकी फोक-1 न्यूक्लियस एंजाइम, तो यहाँ पे कट कर देगी इन सीक्वेंस को राइट. तो हम यहाँ से भी एक बार पढ़ लेते हैं. जिंक फिंगर प्रोटीन्स होते हैं, दे आर नेचुरल डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स. साइंटिस्ट इंजीनियर देम टू रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस. Each zinc finger proteins, it will bind to 3 base pairs and several fingers are joined together to recognize longer sequences. And then comes the nuclease enzyme that will cut the DNA. इसका success rate is very low and it is older than CRISPR-Cas9. Then the next genome editing technique जो है वो है हमारी TALEN, transcription activator like effector nucleases. अब इसमें क्या होता है, ये TALE प्रोटीन यूज़ करते हैं दैट विल नेचुरली बाइंड टू डीएनए इनसाइड द प्लांट्स. ये TALE प्रोटीन आता कहाँ से? इट कम्स फ्रॉम द बैक्टीरियम ज़ैंथोमोनास राइट. वहाँ से ये प्रोटीन एक्सट्रैक्ट होता है जो क्या करता है नेचुरली बाइंड करेगा टू द डीएनए जो प्लांट्स में है. सो अब ईच प्रोटीन जो होगा इट विल रिकॉग्नाइज 1 स्पेसिफिक डीएनए बेस और वहाँ जाके ये बाइंड कर देगा. एंड सिमिलरली अगेन इधर भी वही फोक-1 न्यूक्लियस एंजाइम आएगी एंड इट विल कट दैट डीएनए बाइंड होने के बाद. ये मोर स्पेसिफिक है राइट एंड रिलायबल है, बट लेकिन कॉस्टली एंड कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू क्रिस्पर. तो हम इसको भी, अगर हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बट अगर हम सिंपल देखें तो इसमें भी वही है कि ये जेनेटिक सीजर्स होती हैं जो रिकॉग्नाइज करेंगी द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस एंड फिर वहाँ पे फोक-1 न्यूक्लियस एंजाइम आके कट कर देगी. इनमें से इम्पॉर्टेंट विज CRISPR-Cas9. उसके अलावा बाकियों का यू शुड जस्ट नो द फंक्शन कि ये सब मॉलिक्यूलर सीजर्स ही हैं. नेक्स्ट इज साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियसेस. ये तो नाम से ही लग रहा है कि साइट डायरेक्टेड, जो साइट है उस पर हम डायरेक्ट करेंगे न्यूक्लियस को टू मेक अ स्पेसिफिक कट. तो अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में देखें तो मतलब GPS पावर्ड कट. हम GPS में जैसे लोकेशन डालते हैं तो इसमें भी वो लोकेशन डाल देगा कि भाई इस डीएनए सीक्वेंस को आपको कट करना है, तो उसके साथ वहाँ पे बाइंड करके वहाँ पे कट बना देगा. अब इसमें क्या होता है आपका, ये पावरफुल मॉलिक्यूलर टूल्स होते हैं दैट आर यूज्ड इन जीनोम एडिटिंग. They can cut DNA at specific sites, allowing to add, remove और modify genes with very high precision. अब GPS में तो हम exact location डाल सकते हैं, तो इसमें भी वही very high precision इसीलिए क्योंकि हम exactly site बता सकते हैं कि भाई इधर कट करना है, इधर faulty gene है कट करो और add करो, या फिर खुद वो हम देखते हैं अभी उसका भी. अब इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स. पहला आएगा SDN1. SDN1 में क्या होता है कि जब हमने कट कर दिया तो उसके बाद जो सेल है इट विल रिपेयर ऑन इट्स ओन, देयर इज़ नो टेम्पलेट प्रोवाइडेड. तो जैसे हम देखें, अगर हमने ये हमारा DNA स्ट्रैंड है राइट, फाइनल एक्सप्लेन इट है, ये हमारा DNA स्ट्रैंड है. हमें पता चला ये फॉल्टी जीन है और हमने इधर कर दिया कट
राइट। हमें ठीक है, हमें पता लगा ये फॉल्टी जीन है और हमने यहाँ पे कट कर दिया। अब ये डिफेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अगर हम SDN1 यूज़ करेंगे, साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1, तो इसमें वी वोंट अलाउ, हम कोई बाहर से टेम्पलेट या स्ट्रैंड नहीं डालेंगे इसमें, राइट। ये है कट वाला, है ना, बीच में से कट हो गया। यहाँ पे ये खुद ही ग्रो करेगा, राइट। हमने बाहर से कुछ नहीं दिया, सेल्फ रिपेयर होता है, सेल्फ रिपेयर हो जाएगा विद नो फॉरेन DNA, और हो गया। दूसरा आएगा आपका SDN2। SDN2 में क्या होता है, ये किया, ठीक है, ये कट वाला एरिया, इसमें हम स्मॉल रिपेयर टेम्पलेट सप्लाई करते हैं फ्रॉम आउटसाइड, बट लेकिन वो उसी ऑर्गेनिज्म का होगा। अब नेक्स्ट इज SDN3। इसमें क्या होता है, इसमें हम बाहर से एक फॉरेन जीन ला रहे हैं जो बाइंड करेगा इसके साथ, ये इसमें हम बाहर से फॉरेन जीन ला रहे हैं। तो अब हम पढ़ भी लेते हैं, यही लिखा है इधर कि सेल्फ रिपेयर ऑन इट्स ओन एंड नो टेम्पलेट इज प्रोवाइडेड। SDN2 में a short repair template DNA is provided and in SDN3 genes of foreign origin are introduced। ठीक है, अब ये जो हमने 3 देखे, ये तो थे कि आपके DNA एडिटिंग टेक्निक्स, ऑल्दो ये जीनोम एडिटिंग में थे, बट इसमें सब में DNA में चेंजेस हो रहे थे, राइट। अब एक न्यूज़ में रिसेंटली वी हैव ऑब्जर्व कि RNA एडिटिंग जो है वो भी साइंटिस्ट ने, उसमें भी दे हैव लाइक मेड सर्टन डिस्कवरीज। तो RNA एडिटिंग थोड़ा सा ये करंट अफेयर्स का है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। RNA एडिटिंग सबसे पहले जो है अभी वेव लाइफ साइंसेज, a biotechnology company in the US, they became the first company to treat genetic condition using RNA editing। अब हमने जैसे पढ़ा था कि DNA से बनता है RNA, मैसेंजर RNA अगर हम देखें, और उससे बनता है प्रोटीन्स, राइट। अब हम जो देख रहे थे CRISPR-Cas9, ये टैलिन एंड जिंक फिंगर न्यूक्लियसेस, ये सब हो रहा था आपका DNA एडिटिंग में। अब इस फॉर्म में जब DNA से RNA बन गया है, तो इस इधर जो चेंजेस आएंगे, मतलब आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, वो होगा आपका RNA एडिटिंग। अब RNA एडिटिंग क्या होता है, अगर हम सिंपल देखें, जैसे हम कुछ लिख रहे हैं आंसर, राइट, इन आवर नोटबुक, तो अब हमारे पास दो, और हमसे कोई गलती हो गई वो लिखते हैं, तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम वो पूरा पेज फाड़ें एंड वो फिर से वो दोबारा चीज़ लिखें, वो हो गया आपका DNA एडिटिंग। या तो दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास कि हम जाके वाइटनर लें और जो हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है छोटी मोटी, उसको हम उस पर लगा दें, वो हो गया आपका RNA एडिटिंग, राइट। अब उसके बाद हम देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग मैसेंजर RNA, ये हमने पढ़ लिया। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन द सेल में मेक मिस्टेक्स इन द mRNA सीक्वेंस। जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्ट्रैंड आने में, तो उसमें हो सकता है कि सेल से कुछ मिस्टेक्स हो जाएं। तो बेस्ड अपॉन देम जब mRNA का सीक्वेंस ही गलत बनेगा तो प्रोटीन भी फॉल्टी ही प्रोड्यूस होगा, राइट। प्रोटीन कैसे सही बनेगा जब सीक्वेंस ही गलत है, राइट। तो ये जो RNA एडिटिंग है, ये उस mRNA में जो मिस्टेक्स हो गई हैं उसको करेक्ट होने में हेल्प करता है। अब टूल्स जो हम यूज़ करते हैं वो क्या क्या हैं, एक है ADAR, ये है एडेनोसिन डीअमाइनेज एक्टिंग ऑन RNA, एंड देन यू हैव द गाइड RNA। अब हमने पढ़ा था कि RNA के 4 बेसेस होते हैं, राइट, एडेनोसिन, यूरासिल, गुआनोसिन एंड साइटोसिन। अब ये ADAR एंजाइम क्या करता है कि जब हमने बोला ना कि मिस्टेक हो गई है, सो सपोज़ कभी कभी क्या होता है कि जैसे एडेनोसिन की जगह क्या करता है कि सपोज़ गुआनोसिन एक्सप्रेस हो गया, राइट, तो उससे फॉल्टी प्रोटीन बनेगा। अब ये जो ADAR एंजाइम है,
ये क्या करती है कि सबसे पहले जो एडेनोसिन है ना, ये उसको चेंज कर देगी इनटू आइनोसिन। अभी आइनोसिन क्या नई चीज़ है, आइनोसिन इनमें से तो कोई आप बोलोगे बेस पेयर नहीं है, तो उसका क्या फंक्शनिंग होगा प्रोटीन में, राइट। आइनोसिन जो है, ऑल्दो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द नाइट्रोजनस बेस पेयर्स ऑफ mRNA, बट लेकिन इसका फंक्शनिंग जो है वो टोटली मिमिक करता है किसे, गुआनोसिन को, बिल्कुल उसकी तरह। सो जब mRNA से प्रोटीन बन रहे होंगे तो इसको जहाँ पे भी ए होगा उसको हम रीड करेंगे एज जी, ठीक है। तो अब उससे क्या होगा कि सेल को लगेगा कि देयर इज़ जी हर जगह इंस्टेड ऑफ ए, तो फिर वो करेक्ट मैसेज बन जाएगा और वहाँ जाके करेक्ट प्रोटीन आपका बन जाएगा। बट लेकिन अभी जो ये आरएनए एडिटिंग टेक्निक है बहुत अपने इनिशियल स्टेजेस पर है। ये जो हमने पढ़ा ये सिर्फ हमने तब पढ़ा कि अगर एरर ए में है, एडेनोसिन की अगर गलत रीडिंग हो गई है तो उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, वो तो हमें पता लग गया ADAR एंजाइम यूज़ करके। बट लेकिन अगर इन तीनों में से कहीं पर ख़राबी है तो वो क्या करना है, इट इज़ स्टिल अंडर अभी रिसर्च, और इस पर अभी साइंटिस्ट और अर्ली स्टेजेस पर है, सो दे आर लाइक मेकिंग सर्टन अभी डिस्कवरीज। तो वील रीड, हमने जो अभी पढ़ा है, ADAR वर्क्स बाय कन्वर्टिंग सम ऑफ द एडेनोसिन ब्लॉक्स इन mRNA टू आइनोसिन। अब आइनोसिन इट मिमिक्स द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट RNA बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड गुआनोसिन। सो अब गुआनोसिन जो होता है लाइक फंक्शन इज फाउंड वेयर एडेनोसिन इज सपोज टू बी। सो the cell will detect the mistake and it will proceed to correct it. So इसकी वजह से mRNA का ओरिजिनल फंक्शन रिस्टोर हो जाएगा और सेल विल स्टार्ट मेकिंग नॉर्मल प्रोटीन्स। अब इसमें डिफरेंस क्या है आरएनए और डीएनए एडिटिंग में, तो ये तो आरएनए एडिटिंग है, इट इज़ अ लिटिल सेफर अगर हम बोलें, क्योंकि डीएनए एडिटिंग जो है इसमें आपके परमानेंट चेंजेस होते हैं, राइट, परमानेंट चेंजेस, बट लेकिन और जिसमें आपके इरिवर्सिबल है, यू कैन नॉट लाइक रिवर्स इट। बट आरएनए एडिटिंग में आपके टेम्प्रेरी चेंजेस होते हैं, आप उसको करेक्ट भी कर सकते हो अगर आपसे गलती हो गई। अब जो आपके डीएनए एडिटिंग टूल्स हमने पढ़े, क्रिस्पर Cas9 हो गया या टैलन हो गया, तो इसमें हम जो प्रोटीन्स ले रहे थे, अब जैसे Cas9 प्रोटीन था ये बैक्टीरिया का था ना, सिमिलरली फ्रॉम टैलन हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले वो xanthomonas से था जो टेल प्रोटीन था, राइट। सो ये हम सर्टन बैक्टीरिया से ले रहे हैं प्रोटीन्स, तो हो सकता है कि ये हमारी बॉडी में अनडिज़ायरेबल इम्यून रिएक्शन कोई कर दें। बट लेकिन जो आरएनए एडिटिंग है इट रिलाइज ऑन ADAR एंजाइम्स एंड दैट एंजाइम इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर बॉडी, तो ये जो इम्यून रिएक्शन हो रहे हैं इसके चांसेस तो एकदम कम हो जाते हैं इन आरएनए एडिटिंग। सो इट इज़ लाइक मोर सेफर टूल एंड मतलब इस पर अभी स्टिल रिसर्च इज़ गोइंग ऑन, तो ये एक बेटर है देन डीएनए एडिटिंग। Now we'll move on towards the next application of biotechnology in agriculture, and that is your stem cell therapy. अब स्टेम सेल्स पहले हम समझेंगे कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं। ये सर्टन स्पेशल सेल्स होते हैं इन आवर बॉडी that have the ability to differentiate, that is divide and change into different types of cells. Like कोई भी सेल बॉडी का बना देंगे, मसल, नर्व, कोई भी ब्लड सेल्स, एंड समटाइम्स एन इंटायर इंडिविजुअल, मतलब एक सेल से यू कैन मेक द होल ऑर्गेनिज्म, ये होते हैं आपके स्टेम सेल्स। अब इसकी क्लासिफिकेशन होती है, देयर ऑफ 3 बेसिक टाइप्स। एक जो हम एम्ब्रियो की स्टेज से लेते हैं, सेकेंड इज़ योर एडल्ट स्टेम सेल्स एंड थर्ड इज़ योर इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। अब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो होते हैं दे आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ द सेल या फिर स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट जिससे हम ले रहे हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट दैट इज़ योर जाइगोट, एंड जब हम जाइगोट से स्टेम सेल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। टोटीपोटेंट अगर हम देखें तो इट लुक्स लाइक टोटल, तो मतलब ये डिवाइड करके इट कैन फॉर्म एन इंटायर ऑर्गेनिज्म। तो जो हम टोटीपोटेंट कहाँ से ले रहे हैं, वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट इज़ द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ जो आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है विच इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द एग। देन नेक्स्ट इज़ योर प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरीपोटेंट जो होता है इट looks like deriving from plural, तो मतलब it can form many organs but not all, तो ये लिमिटेड ऑर्गन्स फॉर्म कर सकता है। एंड ये हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, फ्रॉम द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ऑफ
एम्ब्रियो डेवलपमेंट, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन थोड़ा सा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद उसमें सेल डिवीजन होती है, जो हमने पढ़ा है माइटोसिस और मियोसिस वाली। पहले माइटोसिस होगी तो उसको जो हम बोलेंगे, जो वो स्ट्रक्चर बनेगा सॉलिड, मतलब बॉल ऑफ सेल्स होते हैं, वो होते हैं मॉड्यूला। अब जो वो बॉल ऑफ सेल्स हैं वो थोड़ा डिवाइड होके और बड़ा बनेगा एंड इट विल फॉर्म अ कैविटी इन द सेंटर, जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होगा। तो वो आपका जो स्टेज होता है वो होता है आपका ब्लास्टोसिस्ट, राइट। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट से हम स्टेम सेल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं वो होते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये तो हो गए आपके बेसिक एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। अब एडल्ट स्टेज पे भी वी कैन एक्सट्रैक्ट द स्टेम सेल्स। तो वो होते हैं मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट मतलब दे आर स्पेसिफिक टू सर्टन ऑर्गन्स, जैसे बोन मैरो वाले ब्लड सेल्स वैसा करके, राइट। अब नेक्स्ट आएगा आपका इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये एडल्ट सेल्स होते हैं दैट आर रीप्रोग्राम्ड टू एन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. It involves the conversion of somatic cells to form pluripotent stem cells. अब जो हमारी बॉडी के somatic cells होते हैं ये उसका conversion करते हैं to form pluripotent stem cells. ये मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, जैसे somebody is retired, उन्होंने कोई जॉब किया एंड वो रिटायर हो गए, बट देन दे लर्न सर्टन न्यू like skill to do a job again. तो जो रिटायर्ड वर्कर हैं इट विल बी लाइक अवर एडल्ट सेल, एंड जब उन्होंने न्यू स्किल लर्न कर लिया, नाउ दे आर वर्किंग अगेन, तो वो आपका बन गया स्टेम सेल, राइट। तो ये और क्या इसमें कीटन हार्म, अब ये बनता कैसे है, सो वो आई शो यू। कोई इतना बड़ा साइंस नहीं है इसमें। जैसे सपोज ये आपका नॉर्मल सेल है, तो देयर आर सर्टन यामानाका जीन्स होती हैं, प्रोनाउंसिएशन कैन बी रॉन्ग बट यामानाका जीन्स होती हैं, राइट। एंड जब ये हम ऐड कर देंगे टू अ नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल एडल्ट सेल है आपका, एंड इसमें जब हम ये ऐड करते हैं तो ये आपका क्या फॉर्म कर देगा, इट विल फॉर्म योर प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। तो ये आपका बन गया इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, राइट। अब ये यामानाका जीन्स क्यों कहते हैं इन जीन्स को जो स्टेम सेल बनाते हैं, तो इट्स सिंपल है, ये नेम्ड है आफ्टर शिन्यो यामानाका, जिन्हें मिला था नोबेल प्राइज़ फॉर द स्टेम सेल का थेरेपी इन 2012, राइट। सो अब जो इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट भी इसलिए क्योंकि ये एक एथिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं ऑल्दो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट लेकिन हम ये एक एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय करके एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली वी आर एंडिंग लाइफ। बट लेकिन इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल में हम एडल्ट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसमें कोई लाइफ को डैमेज नहीं हो रहा है, एंड इट हैज़ द सेम पावर एज दैट ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। सो मतलब हमारा फंक्शन भी इशू एड्रेस हो रहा है फंक्शन का, कि प्रॉपर इट विल वर्क लाइक अ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, एंड ऑल्सो हमारा जो एम्ब्रियोनिक डिस्ट्रक्शन को लेके कंसर्न था वो भी एड्रेस हो रहा है। अब जो ये स्टेम सेल थेरेपी होती है, it is a clinical approach that harnesses the stem cells का regenerative and reparative potential to treat or manage various diseases and injury. They are used to replace the dead, damaged tissue by normal functioning cells that are produced by stem cells. कोई बीमारी हो गई है, राइट, हमें लग गई, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, इट्स अ डीजेनरेटिव डिजीज़ ना, जिसमें बॉडी के खुद के सेल्स ही डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हम उसमें क्या करेंगे कि हम ये स्टेम सेल्स जो होंगे उनको मतलब ऐड कर देंगे, राइट। सो उससे रेपरेटिव और रीजनरेटिव फंक्शन उसका हो जाएगा, एंड इट विल बी लाइक अ गुड मेडिसिन, एंड मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया डिजीज़ का। एंड नॉट जस्ट फॉर द ऑस्टियोआर्थराइटिस, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर अदर डिजीजेज लाइक थैलेसीमिया के लिए हम कर सकते हैं, इवन ल्यूकीमिया, राइट। तो वेरियस डिजीजेस हम एड्रेस कर सकते हैं इससे। अब एडवांटेजेस क्या हैं इसके,
एक तो ये हो गया पोटेंशियल टू रिवर्स द डिजीज़, क्योंकि जो हम अपने बॉडी के ख़राब सेल्स हैं उनको स्टेम सेल्स से करके जो स्पेशलाइज्ड सेल्स बनाएंगे तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी रीन्यूएबल सोर्स के लिए। देन नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, हमें इंजेक्शन से स्टेम सेल्स इंजेक्ट करने होते हैं इनटू आवर बॉडी, कोई बड़ी बड़ी सर्जरी नहीं करनी है। और जब सर्जरी नहीं होगी तो रिकवरी भी फास्टर होगी, नेचुरल हीलिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा इससे, एंड ऑलमोस्ट नो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके। बट वही कोई भी चीज़ फुली अच्छी नहीं होती है, सर्टन चैलेंजेस के साथ इट कम्स। तो इसके क्या चैलेंजेस हैं? एथिकल इशू होता है जो मैंने आपको भी पीछे बताया था कि एम्ब्रियो डिस्ट्रक्शन वाला, बट उसके लिए भी इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है विच रिजॉल्व्स दैट इशू। उसके अलावा वी हैव अ जेनेटिक डिवाइड, क्योंकि ये स्टेम सेल ट्रीटमेंट जो होता है इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, राइट। उसके बाद लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग एज इट इज़ स्टिल एक्सपेरिमेंटल फॉर मेनी डिजीजेस, अभी तक हमने इसमें पूरी तरह से रिसर्च नहीं की है। एंड देन यू हैव द टेक्निकल एंड द स्टोरेज प्रॉब्लम्स की स्टेम सेल्स अगर हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं तो उनको जिन कंडीशंस में हमें रिज़र्व करके रखना होता है स्टोर करके, सो वो कंट्रोल कंडीशंस इस्टेब्लिश करना अभी इट्स लाइक थोड़ा डिफ़िकल्ट, राइट। तो उसमें अभी सर्टन रिसर्चेज आर बीइंग कंडक्टेड. So now we have looked at maximum applications of biotechnology. तो ये थोड़े से करंट अफेयर्स हैं जो न्यूज़ में थे एंड दे कैन बी इंटीग्रेटेड इन बायोटेक्नोलॉजी. द फर्स्ट वन इज़ फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक. अब हम टर्म वाइज टर्म देखते हैं. व्हाट इज़ फिनोम? फिनोम से आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा जिनोम, राइट. जिनोम तो हमने पढ़ा है. जिनोम क्या होता है? जो फुल हमारा सीक्वेंस होता है ऑफ डीएनए, ठीक है, इन एन इंडिविजुअल, राइट. वो हो गया हमारा जिनोम. अब फिनोम क्या होता है? फिनोम इज़ सिमिलर टू दिस, बट लेकिन हम इसको देखें तो ये होता है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ऑफ अ पर्सन, मतलब फुल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आउटसाइड हमें दिख रहे हैं ऑफ अ पर्सन. मतलब ऑब्जर्वेबल हमें क्या दिखता है? बॉडी टाइप कैसा है, उनका डिजीज़ रिस्क कैसा है, तो वो सब हमें होता है फिनोम. अब इंडिया नेशनल बायो बैंक. अब बायो बैंक क्या होता है? बायो बैंक इज़ लाइक अ लाइब्रेरी जहाँ पे उन्होंने सारे जो इंडियंस का सैम्पल स्टोर करके रखा होगा, लाइक ब्लड, प्लाज्मा, डीएनए एक्सेट्रा, एंड इसको वो स्टडी करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग वेरियस थिंग्स. अब इसका बेसिक यही था कि ये हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग कि वाई सर्टन पीपल आर मोर ससेप्टेबल टू सर्टन डिजीजेस एंड अदर्स आर नॉट, राइट. तो वही अंडरस्टैंड करने के लिए फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक हमने डेवलप किया है. सो थोड़ा इसको पढ़ते हैं. इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड हाई रेजोल्यूशन जीनोमिक एंड क्लिनिकल डेटाबेस कैप्चरिंग इंडियाज़ एथनिक लाइफस्टाइल एंड हेल्थ डाइवर्सिटी. It is developed by CSIR, Institute of Genomics and Integrative Biology. It collects biological samples like blood, plasma, etc., and then they are linked with their health, lifestyle, environmental information. It will help in building a longitudinal health database for precision medicine and biomedical research. प्रिसीजन मेडिसिन हो गया कि मतलब बिल्कुल टारगेटेड चीज़ पर कस्टमाइज़ करना मेडिसिन को अकॉर्डिंग टू पेशेंट. तो जब हमें पता होगा कि किस में क्या प्रॉब्लम है और किसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम उसी हिसाब से उनको मेडिसिन दे के इट कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ अ पर्सन. It was launched under Phenome India project, which is based upon the UK Biobank model, and it tracks the health trajectories of individuals. नेक्स्ट है आपका इंडियाज़ फर्स्ट जीन एडिटेड शीप. ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि हमारी स्टेट का ही न्यूज़ है. सो इट वाज अ टीम लेड बाय प्रोफेसर रियाज अहमद शाह एट शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर, एंड उन्होंने सक्सेसफुली फर्स्ट जीन एडिटेड शीप बनाई है कश्मीर मेरिनो. अब इट वाज डेवलप्ड थ्रू क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम. ब्रीड्स के नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. The breed is 3 to 4 times more productive than the local sheep in terms of both wool and meat production. अब इसमें क्या करते हैं कि शीप का जो मायोस्टैटिन जीन है उसको हमने ऑल्टर किया था यूजिंग द एडिट किया था, मतलब यूजिंग द CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 हम पढ़ चुके हैं, तो वही मेथोडोलॉजी का यूज़ किया था शीप के मायोस्टैटिन जीन को एडिट करने के लिए. एंड जो मायोस्टैटिन जीन होती है ये मसल के ग्रोथ को कंट्रोल करती है, एंड व्हेन वी एडिटेड दैट तो उससे जो उसका मसल ग्रोथ था वो बूस्ट हो गया, राइट, बाय 30%.
and it was without the addition of any foreign DNA making it different from transgenic. चलो अब ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, हम देख लेते हैं क्या होता है जब हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, जीन एडिटिंग। तो अगर तो हम जो फॉरेन जीन ले रहे हैं, अगर वो हम ले रहे हैं फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सन पर लेकिन ऑफ द सेम स्पीशीज़, तो वो आपका जेनेटिक एडिटिंग ही होगा। बट लेकिन इफ़ यू टेक फ्रॉम अ डिफरेंट स्पीशीज़, जो डिफरेंट स्पीशीज़ से लेंगे तो वो ट्रांसजेनिक बन जाएगा, राइट, ट्रांसजेनिक। अब एथिकल कंसर्न्स के वही जो हमने ऊपर पढ़े थे, डिज़ाइनर बेबीज़, ऑफ टारगेट इफेक्ट्स, ecosystem risk and animal welfare. So this completes the biotechnology section of science and technology. Next we'll move on to the health section. Thank you.